Welcome to CR International School online study classes. I hope all of you will be fine at home. We are doing business studies, class 11th बेटे, lesson number 8, the small business and enterprise बेटे. ठीक है, हमने IPR पढ़ा था बेटे लास्ट वीडियो में, द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसमें जो एक पर्सन होता है वो अपनी इनोवेशन का यूज़ करके बेटे कुछ नई चीज़ बनाता है, उसे प्रोटेक्ट कराता है. ठीक है, तो हम बेटे कॉपीराइट पढ़ चुके हैं, जो बुक्स या आर्टिकल्स बेटे, ठीक है, जो न्यू आर्टिस्ट होते हैं या कोई बुक लिखते हैं उसमें उसका यूज होता है कॉपीराइट का. आगे देखिए पेटेंट. व्हाट इज पेटेंट? पेटेंट क्या होता है? सो पेटेंट इज अ राइट बेटे. पेटेंट एक तरह का अधिकार होता है. पेटेंट इज अ राइट गिवन टू एन इन्वेंटर. इन्वेंटर मतलब होता है जिसने कोई नया आविष्कार किया हो बेटे, समथिंग न्यू, कुछ नए आइडिया, नए प्रोसेस, नई इनोवेशन की हो. ठीक है, सो इट इज अ राइट गिवन टू एन इन्वेंटर अंडर विच up to a fixed period only the inventor can use his invention. तो बेटे पेटेंट में आपको पता लगा ये एक राइट होता है, ठीक है, जो एक इन्वेंटर को प्रोवाइड किया जाता है कि only he can use his invention up to a fixed period, कि एक फिक्स पीरियड तक केवल वही उसकी इन्वेंशन को यूज कर सकता है, कोई दूसरा उसकी इन्वेंशन को यूज नहीं कर सकता, कोई दूसरा उसकी इन्वेंशन की कॉपी नहीं कर सकता बेटे. तो ये होता है आपका क्या, ठीक है, पेटेंट होता है बेटे. इन्वेंशन का क्या मतलब है बेटे? इन्वेंशन का मतलब समथिंग न्यू, कोई न्यू प्रोसेस आया हो आपके माइंड में, कोई नया आइडिया आपके माइंड में आया हो बेटे जो कि काफी यूजफुल है, नॉन ऑब्वियस है. ऑब्वियस मतलब जो रेगुलर चीज जो मिलती रहते बेटे, नॉन ऑब्वियस मतलब जिसकी खोज कभी कभार होते बेटे. तो कोई ऐसा प्रोसेस, ऐसा आइडिया जिसकी खोज एकदम न्यू तरीके से आपने की बेटे, तो उसके यूज का राइट केवल आपको है, क्योंकि आपने उसकी खोज की बेटे, किसी दूसरे ने नहीं की. ठीक है, तो इसका अधिकार आपको दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पेटेंट्स कहते हैं. क्या कहते हैं बेटे? पेटेंट. सो इन ऑर्डर टू कंट्रोल द राइट रिलेटेड टू द पेटेंट एक्ट 1970. तो बेटे पेटेंट एक्ट 1970, पेटेंट अधिनियम 1970 के अंतर्गत आपको अपने पेटेंट को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है बेटे. तो इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर आपको अपने राइट को एक्सरसाइज करना है बेटे, तो पेटेंट एक्ट 1970 के अंडर आपको अपने उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा बेटे. ठीक है, टाइम टू टाइम एज पर रिक्वायरमेंट अमेंडमेंट्स जो होते हैं बेटे, संशोधन जो होते हैं वो किए जाते हैं इसके अंदर. ठीक है, तो ये हो गया आपका पेटेंट. अब देखिए व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायरमेंट फॉर द पेटेंटेबिलिटी. अगर आपको अपने प्रोडक्ट को बेटे पेटेंट कराना है तो कौन कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा? सबसे पहले पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर. तो बेटे आपका एक सब्जेक्ट मैटर ऐसा होना चाहिए जिसका पेटेंट किया जा सके. ऑलरेडी कोई चीज इन्वेंट हो चुकी है और उसे आप लेकर आओगे और पेटेंट अथॉरिटी से कहोगे इसे पेटेंट कर दो बेटे, तो फिर वो आपके नहीं करेंगे. तो पेटेंट का जो सब्जेक्ट मैटर है बेटे वो एकदम न्यू होना चाहिए, एकदम फर्स्ट टाइम उसकी डिस्कवरी होनी चाहिए. ठीक है, उसका जो सब्जेक्ट मैटर है बेटे वो विद इन द पेटेंटेबल अथॉरिटी के अंडर होना चाहिए. सो द इन्वेंशन शुड बी विद इन द ऑर्बिट ऑफ पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर. तो बेटे जो पेटेंट है वो आपका विद इन द अथॉरिटी, विद इन द पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर के अंदर होना चाहिए. अगर उसके बाहर हो गया तो फिर उसका आपको पेटेंट नहीं मिलने वाला. आप ऑलरेडी किसी के द्वारा की गई इन्वेंशन को लेके आओगे और कहोगे इसे पेटेंट कर दो, तो वो नहीं हो पाएगा बेटे. सेकेंड है इंडस्ट्रियल यूटिलिटी बेटे. आपने जिस भी नई चीज का आविष्कार या खोज किए बेटे, इंडस्ट्रीज उद्योगों के लिए उसकी यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता होनी चाहिए बेटे. इंडस्ट्रीज में उसका यूज डेफिनेटली होना चाहिए. सो द इन्वेंशन शुड बी प्रैक्टिकली यूजेबल इन द रिलेटेड इंडस्ट्री. तो बेटे जो इन्वेंशन, जो नया खोज, प्रोसेस, आइडियाज, टेक्निक आपने डिस्कवर किए बेटे, उसका यूज इंडस्ट्रीज में होना चाहिए. नेक्स्ट है नोवेल्टी. नोवेल्टी का मतलब होता है बेटे न्यू. नोवेल्टी का मतलब होता है न्यू. तो जो भी आपने खोज की है दैट शुड बी न्यू बेटे. वो ओल्ड नहीं होनी चाहिए, न्यू खोज होनी चाहिए. कुछ नया आपने डिस्कवर किया हो बेटे, तभी आप उसका पेटेंट करा सकते हो, अदरवाइज आप उसका पेटेंट नहीं करा सकते बेटे. नेक्स्ट पॉइंट है नॉन ऑब्वियस बेटे. वो ऑब्वियस चीज नहीं होनी चाहिए. ऑब्वियस की मतलब होती है जनरल. ठीक है, जो हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी बेटे, जो जनरल सामान्य चीज है बेटे. तो वो सामान्य से ना होकर असामान्य होनी चाहिए जिसकी खोज आपने की है. सो द इन्वेंशन शुड शो द ह्यूमन इंटीजेन्युइटी एंड क्रिएटिविटी. तो इंटीजेन्युइटी, तो जेन्युइन चीज वो होनी चाहिए जो आपकी क्रिएटिविटी से बेटे, आपके आविष्कार से, आपकी रचनात्मक शक्ति से, आपने सोचने की क्षमता से आपने डिस्कवर की है. सो इट शुड बी नॉन ऑब्वियस. जो ह्यूमन इन्वेंशन है बेटे, जो ह्यूमन इन्वेंशन आपने की है, इट शुड बी बाय न्यू क्रिएशन, बाय, ठीक है, जेन्युइटी, जेन्युइन होना चाहिए वो चीज बेटे, ओरिजिनल होना चाहिए, किसी कॉपी नहीं होनी चाहिए. तो ये होता है आपका नॉन ऑब्वियस.
आगे देखिए ड्यूरेशन ऑफ पेटेंट बेटे, अगर आप पेटेंट करा लेते हो तो कितने टाइम के लिए आप पेटेंट करा सकते हो। सबसे पहला है कि जो पेटेंट होते हैं वो आपको 20 सालों के लिए मिलते हैं। तो इन्होंने क्या रखा बेटे, इन इंडिया ऑल द पेटेंट आर रिकॉग्नाइज अप टू 20 ईयर्स। तो बेटे हर पेटेंट 20 साल के लिए रजिस्टर्ड हो जाता है। सेकंड देखिए, जो ये 20 ईयर्स है बेटे, ये कहाँ से काउंट होंगे, ये काउंट होंगे स्टार्टिंग विद इफेक्ट द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जैसे ही आपने बेटे एप्लीकेशन सबमिट कर दी, उसके 20 साल तक वो पेटेंट आपका राइट रहेगा। सो द पीरियड ऑफ ए पेटेंट बिगिंस विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ पेटेंट। तो जिस डेट को आपने सबमिशन की है, एप्लीकेशन जमा की है पेटेंट की, उस साल से 20 साल आपके काउंट किए जाएंगे। आगे है, ही शुड डिपॉजिट पेटेंट फीस विद एवरी ईयर इन ऑर्डर टू रिजर्व इट। बेटे आपको हर साल एक फीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी ताकि हर साल आप अपने पेटेंट को खुद यूज कर सको, कोई और दूसरा यूज नहीं कर सके बेटे। और ये स्टार्ट होगी थर्ड ईयर ऑफ द, देखिए इनिशियल ईयर में तो आपको कुछ ना कुछ फीस जमा करनी पड़ेगी बेटे, उस फीस से 2 साल तक वो पेटेंट राइट आपके पास रहेंगे। थर्ड ईयर से स्टार्ट हो जाएगा जिसमें आपको फिर से हर साल बेटे पेटेंट फीस जमा करनी पड़ेगी, ठीक है, तब जाके वो आपका राइट होगा और कोई और उसे यूज नहीं कर सकता। देखिए बेटे, नेक्स्ट है आपका पेटेंट ग्रांटिंग प्रोसेस। ठीक है, आपको अगर पेटेंट के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए कौन सा प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा, देख लीजिए। अगर आपको पेटेंट चाहिए बेटे, सबसे पहला फिलिंग द एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको बेटे पेटेंट ऑफिस में जाके एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो भी प्रिस्क्राइब फीस उन्होंने डिमांड की हुई है बेटे, जो भी फीस वो डिमांड करते हैं वो फीस आपको अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर्म जमा करनी पड़ेगी। ठीक है बेटे। सेकंड देखिए, पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। पब्लिकेशन यानी आपका जो पेटेंट है बेटे वो पब्लिश होगा न्यूज़पेपर्स वगैरह में, ठीक है, पब्लिश होगा बेटे, छापा जाएगा ताकि लोगों को पता हो भाई कि इस चीज का पेटेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है और वो लोग गलती से उसका नया रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन ना कर बैठे बेटे। तो इन्होंने कहा हुआ है कि 18 मंथ्स आफ्टर द फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन बेटे, एप्लीकेशन फिल करने के 18 महीने बाद आपका जो पेटेंट है बेटे, ठीक है, वो जर्नल, ऑफिशियल जर्नल के अंदर, पत्रिकाओं के अंदर बेटे पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, पब्लिश कब होगा बेटे, जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो चुका है, आप स्पेशल फीस पे कर चुके हो, आपका पेटेंट रजिस्टर्ड हो चुका है, उसके बाद ये पब्लिश किया जाएगा। थर्ड है प्री ग्रांट अपोजिशन बेटे। ठीक है, सामने ये जो पेटेंट है बेटे, ये सामने वाले को मौका देता है कि अगर आपको इसके ऊपर कोई डाउट है, ठीक है, अगर आपको इसका पेटेंट पसंद नहीं आ रहा और आप इससे कोई वैलिड रीजन दे सकते हो बेटे, तो आप वैलिड रीजन देकर उसे अपोज कर सकते हो। ठीक है, तो अपोजिशन को सामने वाले को राइट मिलता है कि आप उस पेटेंट के विरुद्ध अपोज कर सकते हो अपने वैलिड रीजन के साथ बेटे। ठीक है, तो इन्होंने कहा हुआ है कि द पर्पज ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन इज टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द अदर पार्टीज। तो ये पूरी की पूरी बेटे जो एप्लीकेशन फॉर्म है अदर पार्टीज को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है, ठीक है, विद द लेजिटिमेट रीजन टू अपोज द ग्रांट ऑफ पेटेंट, कि भाई आप पेटेंट ग्रांट ना करें, उसका आप अपोज कर सकते हो, उसके विरुद्ध आप खड़े हो सकते हो अगर आपके पास कोई वैलिड रीजन है तो बेटे। फिर फिलिंग द एग्जामिनेशन, अगर कोई बेटे अपोज नहीं करता आपके पेटेंट को, कोई आपके विरुद्ध नहीं है बेटे, तो आपको फिर अपने प्रोडक्ट को एग्जामिनेशन के लिए भेजना पड़ेगा, टेस्टिंग के लिए भेजना पड़ेगा कि वाकई में आपका प्रोडक्ट न्यू है या नहीं है बेटे। एग्जामिनेशन के लिए आपको फिर फर्दर फीस भी पे करनी पड़ेगी। फिर डिसीजन ऑफ द पेटेंट ऑफिस बेटे, पेटेंट ऑफिस सारा कुछ डिस्कशन करने के बाद, सारा कुछ देखने के बाद कि भाई आपका प्रोसेस वाकई में न्यू है या नहीं है, वाकई में आपने कुछ नई इनोवेशन की है या नहीं है, ये सब देखने के बाद आपको बेटे पेटेंट राइट प्रोवाइड करा देता है बेटे। तो देखता है ये, ठीक है। इफ एग्जामिनेशन ऑफिस रेजेस एनी ऑब्जेक्शन बेटे, अगर एग्जामिनेशन ऑफिसर कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है आपके ऊपर, ठीक है, द एप्लीकेशन रिप्लाई टू द ऑब्जेक्शन विद 12 मंथ्स, तो आपको 12 महीनों के अंदर उसकी एप्लीकेशन का रिप्लाई देना पड़ेगा। तो बेटे अगर पेटेंट ऑफिसर जो होता है, पेटेंट ऑफिसर अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है बेटे, कोई ऑब्जेक्ट रेज करता है वो अपनी तरफ से, तो आपको 12 महीने के अंदर उसके ऑब्जेक्शन का रिप्लाई देना पड़ेगा। फिर पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट बेटे, अगर जो पब्लिश ऑफिसर है, पेटेंट ऑफिसर है, वो सेटिस्फाई है आपके प्रोसेस से पूरी तरह से, ठीक है, उसे लगता है हाँ भाई जेन्युइनली आपका नई प्रोसेस, नए प्रोडक्ट की खोज की बेटे, तो पेटेंट आपको ग्रांट कर देगा। फिर पोस्ट ग्रांट अपोजिशन बेटे, एक तो प्री ग्रांट अपोजिशन होता है, पेटेंट मिलने से पहले आपके ऊपर, ठीक है, आपको अपोज किया जा सकता है, ठीक है, सामने वाला ऑपोजिशन जो है बेटे वो क्वेश्चन रेज कर सकता है, वो आपके पेटेंट को रोकने की डिमांड कर सकता है, और पेटेंट मिलने के बाद भी अगर कोई चाहे तो उसका ऑपोजिशन बन सकता है, उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन दायर कर सकता है भाई कि ये सही नहीं है, आपने गलत पेटेंट प्रोवाइड किया है, ये तो न्यू है ही नहीं, इसका इन्वेंशन तो पहले से हो चुका है, वैलिड प्रूफ के साथ, वैलिड विटनेस के साथ बेटे।
तो इन्होंने कहा है इवन आफ्टर द ग्रांट ऑफ परमिशन फॉर द पेटेंट, कि पेटेंट की परमिशन देने के बाद भी द थर्ड पार्टी कैन गेट इट्स अपोजिशन रजिस्टर्ड, जो थर्ड पार्टी है वो अपना, ठीक है, रजिस्ट्रेशन को रोकने की डिमांड कर सकता है बेटे, ठीक है। टू डू दिस द अपोजिट पार्टी हैज टू सबमिट इट्स एप्लीकेशन विद द पेटेंट ऑफिस, तो बेटे सामने वाली पार्टी को पेटेंट ऑफिस में एप्लीकेशन जमा करनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, बेटे देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रेडमार्क, ठीक है। व्हाट इज ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क क्या होता है बेटे? देखिए बिजनेस में हम बेटे समटाइम्स, कभी कभी स्पेशल सिंबल, स्पेशल साइज, स्पेशल लोगो, स्पेशल वर्ड का यूज करते हैं बेटे, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत इजीली हो जाता है। जैसे आपको दे रखा है बेटे मैकडॉनल्ड्स का एम जो होता है, ठीक है, आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट, तो ये आपका ट्रेडमार्क बन जाता है बेटे, ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क रेफर्स टू अ स्पेशल सिंबल, स्पेशल साइज, स्पेशल वर्ड, स्पेशल सेंटेंस बेटे ये होता है, ठीक है। स्पेशल कलर हो जा सकता है, विच इज डन टू गिव अ स्पेशल आइडेंटिटी टू द बिजनेस एंड मेक इट सेपरेट फ्रॉम अदर बिजनेस। तो जब आपको अपने बिजनेस को बेटे एक स्पेशल आइडेंटिटी प्रोवाइड करानी पड़ती है, ठीक है, आपको अपने बिजनेस को दूसरों से अलग दिखाना है बेटे, ठीक है, आपको अपने बिजनेस की ब्रांड क्रिएट करनी है बेटे, तो आप एक स्पेशल वर्ड उसे दे सकते हो, स्पेशल साइज दे सकते हो बेटे, स्पेशल कलर उसे प्रोवाइड करा सकते हो, स्पेशल सिंबल उसे प्रोवाइड करा सकते हो। जैसे बेटे LIC का ये सिंबल होता है, ठीक है, इस तरह से जीवन बीमा निगम का, तो वो इसका एक ट्रेडमार्क कहलाता है बेटे। सो ट्रेडमार्क का मतलब किसी भी साइज, किसी भी सिंबल, किसी भी कलर, किसी भी डिजाइन, ठीक, किसी भी वर्ड्स, किसी भी इमेज से होता है, ठीक है, दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द अदर्स, जो इसको बेटे दूसरों से विभिन्न करता है, दूसरों से अलग बनाता है और आपके बिजनेस की एक स्पेशल आइडेंटिटी प्रोवाइड कराता है बेटे, ठीक है। तो ये होते हैं आपके लिए ट्रेडमार्क। अब बेटे ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड कराना बड़ा जरूरी होता है, ताकि कोई और दूसरा उसे कॉपी ना कर ले उसकी बेटे, ठीक है, नकल ना उतार ले बेटे। तो इसीलिए हमें उस स्पेशल साइज, स्पेशल कलर, स्पेशल सिंबल को ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराना पड़ता है बेटे। तो रजिस्टर्ड कराने के बाद नो अदर पर्सन, कोई जो दूसरा पर्सन है आपके द्वारा जनरेट किए गए सिंबल को, वर्ड को, साइज को, कलर को कॉपी नहीं कर सकता बेटे। अगर वो कॉपी करेगा तो उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाती है बेटे। ट्रेडमार्क का यूज बेटे मार्केटिंग के लिए भी किया जाता है। आपको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है बेटे, मार्केटिंग करनी है। मैकडॉनल्ड्स को करनी बेटे, ये एम का साइन वो अलग अलग विभिन्न जगह पर पुटअप कर देता है बेटे, उसका एक साइन बोर्ड निकलवा के अलग अलग जगह पर पुटअप कर देता है बेटे, या फिर यूट्यूब पे थोड़ी बहुत एडवर्टीजमेंट दे देता है। तो ट्रेडमार्क जो होता है बेटे, उससे आपकी जो मार्केटिंग होती है उसका रास्ता भी खुल जाता है बेटे। जबरदस्त मार्केटिंग आप कर सकते हो, मार्केटिंग एफर्ट्स आप कर सकते हो, जिससे कि आपकी सेल जो होती है बेटे वो बूस्ट हो जाती है, ठीक है। द ट्रेडमार्क राइट प्रोहिबिट्स एनी अदर पर्सन और बिजनेस कंसर्न फ्रॉम यूजिंग द सिमिलर आइडेंटिटी। तो अगर आपने ट्रेडमार्क बना लिया बेटे, तो आपकी ट्रेडमार्क की आइडेंटिटी को कोई और अदर पर्सन या कोई अदर बिजनेस कंसर्न यूज नहीं कर सकता। अगर वो यूज करता है तो आप उसके ऊपर क्लेम डाल सकते हो बेटे, केस डाल सकते हो आप उसके ऊपर, ठीक है। तो हाउएवर इफ समबडी मेक्स ए सिमिलर प्रोडक्ट, अगर वो बेटे सामने वाला भी आपकी तरह ही सेम प्रोडक्ट बना रहा है बेटे और सर्विस एंड यूजेस ए डिफरेंट आइडेंटिटी, ठीक है, द ट्रेडमार्क कैन नॉट प्रोहिबिट हिम बेटे। तो सामने वाला अगर अलग प्रोडक्ट बना रहा है और वो अलग आइडेंटिटी यूज करता है तो ठीक है, उसे यूज करने दीजिए, आप उसे फिर प्रोहिबिट नहीं कर सकते। अब जैसे मोबाइल फोन देखिए बेटे, कितनी सारी कंपनियां बनाती है, एप्पल हो गया, रियलमी हो गया, रेडमी हो गया, होनर वाई हो गया बेटे, मोटरोला हो गया, तो ये सारे अपने अपने बेटे ब्रांड फोन बनाते हैं और सबकी अपनी अलग अलग आइडेंटिटी होते बेटे, ठीक है। रेडमी का एमआई सिंबल होता है बेटे, मोटरोला का एम इस तरह से सिंबल आपका बनता है बेटे, सैमसंग का पूरा वर्ड यूज होता है, एप्पल का बेटे ये एप्पल होता है कटा हुआ, ठीक है। तो ये सारे जो यूज करते हैं बेटे ये ट्रेडमार्क कहलाते हैं, ये अपने अपनी आइडेंटिटी खुद सेल्फ क्रिएट करते बेटे, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू कीप द आइडेंटिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट और सर्विस यूनिक वी नीड अ ट्रेडमार्क। तो हमें अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाने के लिए, हमें अपनी सर्विसेज को यूनिक बनाने के लिए ट्रेडमार्क की आवश्यकता पड़ती है। वी कैन गेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ आवर आइडेंटिटी अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। हम अपने बेटे ट्रेडमार्क की क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं, उसे ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंदर रजिस्टर्ड करा के। द ट्रेडमार्क ऑफ, जैसे इन्होंने एग्जांपल ले रखा है बेटे, जो फोर्ड मोटर होते हैं वो फोर्ड के नाम से अपने सारे के सारे ट्रेडमार्क यूज करते बेटे। तो ये था आपके लिए ट्रेडमार्क।
जी बेटे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बेटे। ठीक है, तो आपने अगर कोई ट्रेडमार्क क्रिएट किया है बेटे, कोई साइज, कोई सिंबल, कोई शेप क्रिएट किए ताकि आपका प्रोडक्ट बेटे किसी दूसरे कंपेटिटर के प्रोडक्ट से अलग लगे, आपकी एक डिफरेंट आइडेंटिटी क्रिएट हो, पहचान क्रिएट हो बेटे आपके प्रोडक्ट की, तो आपको अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा बेटे। रजिस्टर्ड कराने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये ट्रेडमार्क जो आपने डिसाइड किया है कहीं ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड तो नहीं है, पहले किसी और ने रजिस्ट्रेशन तो नहीं किया बेटे। तो जो ट्रेडमार्क ऑफिसर होता है बेटे वो करेगा क्या बेसिकली, ठीक है, अपने प्रीवियस डाटाबेस से, अपने कंप्यूटर में से प्रीवियस डाटाबेस में उठाएगा, उसमें चेक करेगा कि आपके जैसा सिंबल, शेप, साइज, कलर, डिजाइन पहले से तो किसी ने नहीं चुन रखा बेटे, नहीं चुन रखा तो फिर वो आपको परमिशन दे देता है आपके ट्रेडमार्क को बनाने की। तो देखिए क्या प्रोसीजर, सबसे पहले फाइलिंग द एप्लीकेशन बेटे। तो सबसे पहले ट्रेडमार्क को लेने के लिए आपको बेटे एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द फीस, जो भी फीस उनकी बनती है बेटे, उस फीस के साथ आपको अपना रजिस्ट्रेशन भरना पड़ता है और रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना पड़ता है बेटे। रजिस्ट्रार ऑफिस में देखिए वो क्या किस चीजों की डिमांड करता है। सबसे पहले द आइटम ऑफ ट्रेडमार्क, भाई जिस चीज को आपको ट्रेडमार्क बनाना है वो मांगेगा, जैसे लोगो हुआ, सिंबल हुआ बेटे, शेप हुई, डिजाइन हुआ, कलर हुआ, इन सब की डिटेल मांगेगा जो कि आप प्रोवाइड कराकर दे दोगे। सेकंड है फिर बेटे द नेम एंड एड्रेस ऑफ द ट्रेडमार्क ओनर, जिसने भी ट्रेडमार्क बनाया है बेटे उसका नेम और उसका एड्रेस आपको मांगा जाएगा। ठीक है, थर्ड बेटे द डिवीजन ऑफ ट्रेडमार्क क्लास, भाई देखो प्रोडक्ट के लिए बेटे 34 क्लासेस, 34 वर्ग के प्रोडक्ट होते हैं अलग अलग, और 11 टाइप की सर्विसेज बेटे होती है, तो आपके प्रोडक्ट को किस वर्ग में डाला जाएगा ये वो डिसाइड करता है। तो डिवीजन किया जाएगा बेटे आपके ट्रेडमार्क का। फिर है द कंप्लीट डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज, और फिर आपसे कंप्लीट डिटेल मांगी जाएगी। तो ये था पहला स्टेप बेटे कि आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इसका फीस जमा करनी पड़ेगी, आपको अपना प्रोडक्ट का साइज, सिंबल, शेप जो ट्रेडमार्क कराना है वो देना पड़ेगा, आपको अपना नाम और एड्रेस बताना पड़ेगा, आपके प्रोडक्ट की डिवीजन की जाएगी बेटे, और फिर आपको कंप्लीट डिटेल प्रोडक्ट और सर्विसेज की प्रोवाइड करानी पड़ेगी। सेकंड देखिए एग्जामिनिंग एप्लीकेशन। ठीक है, एग्जाम लेना बेटे यानी कि टेस्ट लेना एक तरह से। तो बेटे जब आप एप्लीकेशन फीस जमा करा दोगे तो जो ट्रेडमार्क ऑफिसर होगा बेटे, जो ट्रेडमार्क ऑफिसर होगा तो वो आपके प्रोडक्ट को, डिजाइन को, कलर को एग्जामिन करेगा बेटे। ठीक है, उसका परीक्षण करेगा, एक तरह से देखेगा भाई वाकई में प्रोडक्ट है या नहीं है नया, कहीं पहले से कोई रजिस्ट्रेशन तो इसका हुआ नहीं पड़ा। तो बेसिकली जो है वो आपको बेटे एग्जामिन करेगा। ही इश्यूज द ट्रेडमार्क एग्जामिनेशन रिपोर्ट, वो एक ट्रेडमार्क एग्जामिनेशन रिपोर्ट तैयार करेगा आपकी प्रोडक्ट की बेटे, और इसे हैंड ओवर कर देगा टू द ट्रेडमार्क ऑफिसर, और सारी इंफॉर्मेशन इसमें वो अपनी प्रोवाइड करा देगा। इन केस एनी ऑब्जेक्शन इज रेज्ड ऑन द एप्लीकेशन द एप्लीकेंट कैन रिप्लाई टू इट। अगर बेटे ट्रेडमार्क ऑफिसर कोई बेटे इशू रेज करता है, कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है, तो आप उसका रिप्लाई दे सकते हो। आ गया पब्लिशिंग प्रपोज ट्रेडमार्क बेटे, जो ट्रेडमार्क आपने बनाया है बेटे उसकी पब्लिशिंग की जाएगी, उसे छापा जाएगा न्यूज़पेपर में, जर्नल्स में, ब्रोचर्स में, ठीक है, पत्रिकाओं में, जर्नल्स में, इस जगह वो छापा जाएगा ताकि सबको पता लग जाए भाई एक न्यू ट्रेडमार्क है जो रजिस्टर्ड हो चुका है, और अब ऐसा ट्रेडमार्क हम नहीं बना सकते, बनाएंगे तो पेनल्टी लग जाएगी बेटे। तो इसीलिए उसका ट्रेडमार्क को जर्नल में बेटे रजिस्टर्ड कराना जरूरी होता है। फिर फीलिंग ऑपोजिशन बेटे, अगर किसी को लगता है बेटे कि भाई ये गलत ट्रेडमार्क, रॉन्ग ट्रेडमार्क आपको दे दिया गया है बेटे, ये ट्रेडमार्क नहीं दिया जाना था, तो सामने वाला एक एप्लीकेशन दायर कर सकता है ओपोज करने की, इसका विरोध करने की कि भाई आपको वो ट्रेडमार्क नहीं दिया जाए बेटे। तो इन्होंने बता रखा है कि इफ एनी थर्ड पार्टी वांट्स टू एक्सप्रेस हिज ऑपोजिशन, कोई थर्ड पार्टी अगर आपके ट्रेडमार्क को अपोजिट करना चाहते हैं, ऑपोजिशन बनना चाहते हैं, उसके विरुद्ध है बेटे, देन ही विल हैव टू सबमिट हिज एप्लीकेशन फॉर दिस पर्पज इन द ट्रेडमार्क ऑफिस। तो बेटे उस सामने वाले को ट्रेडमार्क ऑफिस में ये अपोजिंग एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि भाई मैं इसके विरुद्ध हूँ, ये नहीं इशू किया जाना चाहिए, इसका ये रीजन है, ये किसी की कॉपी है, ये फेक है, जो भी है वो बेटे दे सकता है। फिर है बेटे इशूइंग सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेडमार्क। तो लास्ट में बेटे जब सब चीज वेरीफाई हो जाती है, ठीक है, ऑपोजिट पार्टी कोई है नहीं, आपका ट्रेडमार्क एकदम सही है बेटे, तो आपको लास्ट में अंत में बेटे सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको हैंड ओवर कर दिया जाता है बेटे। आगे देखिए ड्यूरेशन ऑफ ट्रेडमार्क, कितने सालों के लिए वो ट्रेडमार्क रहेगा जिसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता बेटे, तो इसकी लिमिट है 10 ईयर्स। 10 ईयर्स तक वो ट्रेडमार्क रहेगा, वो सिंबल, वो डिजाइन, वो कलर, ठीक है, वो शेप, वो बेटे 10 साल तक रजिस्टर्ड रहेगा, उसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता। सो इन इंडिया ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर 10 ईयर। आफ्टर द पेमेंट ऑफ फिक्स्ड फी इट कैन बी रीन्यू आफ्टर 10 ईयर बेटे।
तो 10 साल तक वैलिड है। 10 साल के बाद आप बेटे एक प्रिस्क्राइब फीस पे करके अपने ट्रेडमार्क को बेटे रीन्यू करा सकते हो। तो इस तरह से बेटे ये होता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस।